Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss the charge to mass ratio of electron, charge to mass ratio of cathode rays. E by m ratio or charge to mass ratio of electron was determined by J. Thomson in 1897. 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन या जो कैथोड रेज डिस्कवर्ड हुई थी उनका चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन किया, बट ही वाज अनेबल टू कैलकुलेट मास एंड चार्ज सेपरेटली उन्होंने ई बाय एम रेशो को मालूम किया, लेकिन सेपरेटली मास एंड चार्ज मालूम न कर सके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख ले जे थॉमसन ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन अ मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने जो मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें मॉडिफिकेशन की और उसके बाद उन्होंने ई बाय एम रेशो कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन की। यहाँ अगर आप देख ले मॉडिफिकेशन, यहाँ पे सर्कुलर एनोड वाज यूज्ड जिसमें एक छोटा सा सुराख था विच एक्ट एज ए स्लेट, ये स्लेट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे जो स्मॉल होल है एनोड में, ये सर्कुलर एनोड है, स्मॉल स्लेट है इसमें, एंड दिस स्मॉल होल आर ओरिफाइज एक्ट एज ए स्लेट। जब यहाँ से कैथोड रेज गुजरते हैं तो कैथोड रेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ बीम के फॉर्म में ये ट्रेवल करते हैं। दूसरा जो मॉडिफिकेशन था, उन्होंने ही अप्लाइड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने ऐसे मॉडिफिकेशन की कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। वोल्टेज यहाँ पे जो यूज किया गया इट वाज फ्रॉम 5000 टू 10,000 वोल्ट्स। एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। यहाँ पे अगर आप ट्यूब में देख ली तो द ट्यूब में कंटेन गैस, एयर और वेपर्स ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये चीजें जब हम यूज करते हैं चूंकि कैथोड रेज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ the nature of the gas used inside the tube। ट्यूब में जो गैस यूज होता है उस पर डिपेंड नहीं करता कि हम एयर यूज करते हैं, वेपर्स ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं या हम गैस यूज करते हैं, तो ये डिपेंड नहीं करता। प्रोडक्शन होती है कैथोड रेज की, डिपेंड करता है ऑन कंसंट्रेशन की, यहाँ पे प्रेशर क्या है। जब उन्होंने एनोड और कैथोड को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसके रिजल्ट में प्रोडक्शन हुई कैथोड रेज की। एंड एज वी नो दैट कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। यहाँ भी ये रेज आती है जब ये रेज पास होते हैं इस स्मॉल स्लेट से, जो एनोड में उन्होंने एक छोटा सुराख रखा था उनसे पास होते हैं। यहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज कैथोड रेज स्ट्राइक एट पॉइंट P1। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, तो ये रेज कैथोड रेज आती है और यहाँ पे पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पे उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड लगाया था ताकि पता चले कि ये रेस कहाँ पे स्ट्राइक हो करते हैं। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ, तो ये कैथोड रेज आती है, दे स्ट्राइक एट पॉइंट P2 पे यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें ये जो पेड़ है पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैथोड रेज अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये रेज आते हैं एंड दे स्ट्राइक एट पॉइंट P2। फिर उन्होंने इस तरह किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किया गया। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने देखा कि ये रेज आते हैं और पॉइंट P3 पे स्ट्राइक करते हैं। तो फिर उन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है,
उसको इस तरह एडजस्ट किया गया कि ये रेज आ गई अगेन दे स्ट्राइक एट पॉइंट P1। यहाँ पे अगर आप देख ले तो 4 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की जे थॉमसन ने in the absence of electric and magnetic field, cathode rays strike at point P1। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, in the presence of electric field, cathode rays strike at point P2। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, तो उन्होंने देखा कि रेज आ रहे हैं और पॉइंट P3 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इस तरह एडजस्ट किया गया कि ये रेज डायरेक्ट आ गई और पॉइंट P1 पे अगेन स्ट्राइक कर गई। यहाँ पे अगर आप देख लिए हमने कहा था कि कैथोड रेज की एक खुसूसियत ये है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से हम इसको पास करते हैं, they followed a circular path, they bent at right angle to the line joining the two poles of a magnet। तो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, और सर्कुलर पाथ जब कोई रेस या पार्टिकल है या कोई मास है फॉलो करता है, तो उसमें दो किस्म के फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force is that force which compels a body to move in circular path। और एक है centrifugal force। Centrifugal force is that force which tries to keep away a body from circular path। यहाँ पे अगर आप देख लिए, अगर हमारे साथ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, it is equalized to the centrifugal force। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, तो फिर यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर ये इट इज इक्विवेलेंट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये द रेज विल स्ट्राइक एट पॉइंट P3। अगर आप देख लीजिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स दे आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, द रेज विल स्ट्राइक एट पॉइंट P3। यह भी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसका वैल्यू है BeV। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है mv²/r। ये जो B है, इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। चार्ज E stands for the charge of electron। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पे दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे के साथ क्रॉस होती है, तो हमारे साथ ये जो इक्वेशन है बन जाता है BeV = mv/r। अगर आप देखते यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज करें तो E/m ये बराबर होगा V/br। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे अगर आप देखते तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको हमें मालूम है कि इसका वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी V की वैल्यू डिटरमिन के लिए मालूम करने के लिए जे थॉमसन ने इस तरह किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इनको इक्वलाइज किया, इस तरह एडजस्ट किया गया ताकि ये रेज अगेन आ जाए और पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करे। अगर हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल है, तो फिर ये रेज आते हैं कैथोड रेज एंड दे स्ट्राइक एट पॉइंट P1। Magnetic field strength it is equal to BeV। Electric field strength it is equal to EE। This small e is stand for the charge of electron। ये जो कैपिटल E है, this represent the electric field strength। तो यहाँ पे E और E यहाँ पर में क्रॉस होते हैं, हमारे साथ जो V का वैल्यू आएगा it will be E/p। This is equation 2। यहाँ पे आप देखते हैं, अगर आप इस V का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे साथ जो वैल्यू आएगा it will be equal to charge to mass ratio of electron।
or charge to mass ratio of cathode rays, it will be equal to E divided by B square R. This E, this represent the electric field strength, B represent the magnetic field strength, and this is the radius of the circular path. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जब हम कैथोड रेस को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से पास करते हैं, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है और ये उस पाथ का रेडियस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें नोन है। जैसे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उसका स्ट्रेंथ उनको नोन था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उनको नोन था। यहाँ पे ये जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं from the dimension of the discharge tube and the displacement of electron. दो चीजें हैं यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, डायमेंशन ऑफ द मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब, और यहाँ पे ये जो स्पॉट है, यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का कैथोड रेस का, उनसे हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम ये वैल्यू इनमें पुट करें तो यहाँ पे जो कैलकुलेट किया गया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस 1.758 × 10⁻11 कूलम पर केजी।